सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और फाइनली क्या मिलता है मल्टीप्लाई करके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मैं दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करूं यानी उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं, तो दो स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर इज नो रूल, देयर इज ओनली वन रूल। इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब होता है नंबर। अब अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो एक ही वैल्यू आएगी। इसके और कोई रूल हो ही नहीं सकते। तो दो मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही वैल्यू देगा। कोई भी दो स्केलर आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली एक ही वैल्यू आती है, जो नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है। अब अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो यह बोला जाता है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यह मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का क्यों होता है? ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यानी अगर मुझे दो फोर्सेस को मल्टीप्लाई करना है तो वो एकदम अलग तरीके का होगा, राइट? दो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करने हैं, दो वेलोसिटीज मल्टीप्लाई करनी है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये दो टाइप का होता है। अब दो टाइप का क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स में इट इज सीन दैट ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहां पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर मिलता है। हम सब फेमिलियर हैं विद द क्वांटिटी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्वांटिटी जो कि वर्क है, और हम सबको पता है ये वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से मिलता है और एक एंगल का टर्म आता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होके आपको वर्क देते हैं। यानी यहां पे दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके आपको स्केलर दे रही हैं। वी ऑल नो वर्क क्या है? स्केलर है। तो इसका मतलब दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको स्केलर मिल सकता है। सिमिलरली ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जहां पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके वेक्टर देते हैं। एक क्वांटिटी है, आप सबने नाम सुना होगा, टॉर्क। ये भी ऐसी क्वांटिटी होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी वैसी क्वांटिटी है। यानी यहां भी फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके टॉर्क देते हैं। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। आप लोग शायद किसी और नाम से इसको मोमेंट ऑफ फोर्स नाम से भी सुना हो। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिनमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके आपको स्केलर देते हैं। कहीं पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके वेक्टर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है। कभी वो स्केलर देता है, कभी वो वेक्टर देता है। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम वही दो मल्टीप्लिकेशन में से एक को स्टार्ट करेंगे एंड दूसरे को इन दी कमिंग लेक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया कि वेक्टर्स दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में डॉट, एक मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मिलता है, एक मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर मिलता है। तो उन्होंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का दो तरह से है। तो उन्होंने बोला कि एक मल्टीप्लिकेशन हम लोग डॉट से शो करेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से शो करेंगे, राइट? दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है, बट एक मल्टीप्लिकेशन को डॉट से दिखाया जाएगा, ए डॉट बी, और एक को क्रॉस से दिखाया जाएगा, ए क्रॉस बी। अब इसको हम लोग, क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन है, इसको नाम दे देते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
सो एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कब यूज होता है? सो डॉट प्रोडक्ट तब यूज होता है जब आपको क्वांटिटी स्केलर मिलती है, यानी जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आपको स्केलर देते हैं तब जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बोला गया कि डॉट होता है। और जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आपको वेक्टर देते हैं तब जो मल्टीप्लिकेशन हम यूज करते हैं वो क्रॉस होता है। सो ए डॉट बी मतलब आपको क्वांटिटी स्केलर मिलेगी, ए क्रॉस बी तब करना है जब क्वांटिटी वेक्टर मिलेगी। तो ए डॉट बी से स्केलर, ए क्रॉस बी से वेक्टर। तो ये दो अलग अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन है ऑफ टू वेक्टर्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ दीज मल्टीप्लिकेशंस कि डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्रॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन सीखेंगे कि डॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्रॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। यूज फिजिक्स में कैसे होता है ये इन दी कमिंग चैप्टर्स। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में दिखेगा। जब हम वर्क निकालेंगे, जब हम टॉर्क निकालेंगे, जब हम बहुत सारी आगे क्वांटिटीज हैं, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, राइट, सो मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, उन सब जगह पे हम ये सारी बातें देखेंगे कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की। नाउ डॉट प्रोडक्ट मतलब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं यूजिंग डॉट। तो बाय डेफिनेशन ये बोला जाता है, और दो वेक्टर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैंने इनकी टेल्स को ज्वाइन कर रखा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज, न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला डिफाइंड है वो क्या है, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये है ए डॉट बी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब ए डॉट बी हमें पता है ये स्केलर मिलना चाहिए। तो अगर आप इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक नंबर होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक नंबर होगा, कॉस थीटा एक वैल्यू है, एक नंबर है। तो राइट हैंड साइड पे एक नंबर, एक वैल्यू आएगी जो कि स्केलर है। तो ए डॉट बी अगर कभी भी कैलकुलेट करना हो उसका फॉर्मूला जो डिफाइंड है, इट इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ये तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहां पे कोई डॉट नहीं लगेगा। ये सारे नंबर्स हैं, मतलब ये सारे स्केलर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपको वैल्यू देगा दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि डॉट प्रोडक्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, देखिए एंगल पे। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा इस पे ये डिपेंड करता है। सो कुछ कंडीशंस देखते हैं कि अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू आएगी। जैसे फर्स्ट केस मानते हैं कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी एंड ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 है। नाउ इफ आई कैलकुलेट ए डॉट बी, तो आई से मॉड ए मॉड बी, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो कॉस थीटा में थीटा विल बी 0 एंड कॉस 0 हम सबको पता है 1 होगा, यानी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो मॉड ए इंटू मॉड बी, ये ए डॉट बी की वैल्यू है। अब कॉस थीटा कितना रखा हमने, क्योंकि एंगल 0 लिया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी ली है, 1। अब ये 1 जो है ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कॉस थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हम सबको पता है मैक्सिमम 1 होता है। तो अब सोचिए अगर कॉस थीटा मैंने मैक्सिमम रखा है, यानी अगर इस फॉर्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं सबसे ज़्यादा रखूंगा तो मुझे डॉट प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने कॉस थीटा को 1 रखा है तो मुझे ए डॉट बी जो मिला वो मैक्सिमम मिला, यानी ये मैं कह सकता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ ए डॉट बी, राइट। सिमिलरली
दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना बोलेंगे 180 डिग्री। दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल 180 बोला जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज 180। नाउ वी ऑल नो एंड वी शुड नो, अगर नहीं पता है तो याद रखिए कॉस 180 डिग्री इसकी वैल्यू -1 होती है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। यानी अब ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ए मॉड बी कॉस 180 -1, तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस मॉड ए मॉड बी। अब कॉस थीटा की जो -1 वैल्यू है ये मिनिमम होती है। जैसे कॉस थीटा 1 जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है, 1 से बड़ा कॉस थीटा कभी नहीं हो सकता, उसी तरह -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा जब मैं -1 रखता हूं ना तो मैंने मिनिमम रखा। अब अगर कॉस थीटा आप सबसे छोटा रखते हो मिनिमम, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू मिलेगी वो भी तो मिनिमम मिलेगी। सो दैट मीन्स ये जो ए डॉट बी की वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू, इससे छोटा नहीं होगा कभी भी, राइट। सो अलग अलग एंगल पे हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही एंगल 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 50 कुछ भी एंगल हो सकता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बट ये दो बातें याद रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉट प्रोडक्ट की। मान लीजिए दो वेक्टर्स ए और बी परपेंडिकुलर है, एंगल 90। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों के बीच में एंगल 90 है। अब लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना, मॉड ए मॉड बी, और यहां पे एंगल कितना है 90। नाउ कॉस 90 कितना हुआ, अगेन ये वैल्यूज क्लास 10 तक याद हो जाती है। कॉस 90 वी ऑल नो 0 है, कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे डॉट प्रोडक्ट पे यू विल फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब वो इस पॉइंट को यूज करते हैं, मतलब मान लीजिए मुझे ये प्रूफ करना पड़े कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना हो तो मैं ये शो कर दूंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैंने प्रूफ कर दिया 0, तो इसका मतलब वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए। तो आप इसको मैं आगे एप्लीकेशन जब दिखाऊंगा ना तो इसमें बताऊंगा कि ये पॉइंट कितना यूज होता है। इस पे सवाल बहुत बनते हैं, नॉर्मली फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सवाल बनेंगे। क्लास 10th में अगर आपको याद हो ना, सब एक टीचर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते थे कि कूली जब सामान लेके जाता है तो वो वर्क डन नहीं करता है, तो वो चार्ज क्यों करता है, राइट। तो वो वर्क डन सामान को ले जाने में इस कॉन्सेप्ट से 0 करता है, लेकिन वो चलने में जो मेहनत कर रहा है वो उसका ले रहा है। तो ये क्वेश्चन आप सबको याद होगा, क्लास 10th में सिखाया गया होगा। ये इसी पे बेस्ड है, मतलब वर्क डन वहां पे 0 इसी लॉजिक से आता है। फिलहाल अब अगर मुझे एंगल 60 30 कुछ भी दिया हो, इस फॉर्मूले से आई कैन कैलकुलेट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करना है। नाउ मान लीजिए मुझे दो वेक्टर्स गिवन है, राइट। मुझे दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, लेकिन जो ए और बी मुझे गिवन है
वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन है। राइट? तो वेक्टर्स का मुझे अमाउंट नहीं दिया है, मुझे एंगल नहीं दिया है, मुझे इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। ax, ay, az, bx, by, bz ये नंबर्स होंगे विच आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। वी ऑल नो दैट। अब मुझे बोला जाए कि ये दो वेक्टर हैं, दोनों 3 डायमेंशनल है, हमको दिख रहे हैं 3-3 कंपोनेंट्स हैं। अगर मुझे इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, यानी a डॉट b की वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट करूं, राइट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं फिर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। आई विल से कि भाई a डॉट b होता है मॉड a मॉड b एंड कॉस थीटा। तो मॉड a मॉड b ये दोनों वेक्टर्स अगर मुझे पता है तो इनके मैग्नीट्यूड्स तो मालूम है। जैसे भाई मॉड a तो मैं लिख सकता हूं ना, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम उसका रूट, ये सबने सीख लिया होगा। ये मॉड a स्क्वायर हो गया, मॉड a हो गया, ऐसे मॉड b लिख लेंगे। तो मुझे मैग्नीट्यूड्स तो पता है, राइट? बहुत सिंपल है। नाउ द प्रॉब्लम इज मॉड a मॉड b तो चलिए मालूम है, एंगल नहीं पता। सो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल गिवन नहीं है। नाउ इफ द एंगल इज नॉट गिवन बिटवीन a एंड b तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। और ये दो 3D वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर मैं आपसे एंगल पूछूं तो बाय ज्योमेट्री निकालना कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क। भाई इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढने में उतना टाइम वेस्ट कर देंगे जितना हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में। सो अगर मुझे एंगल नहीं पता है और इस तरह से वेक्टर्स गिवन है, ये 3D हैं, 3D समझ रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे होगा, एक ऐसे होगा बाहर की तरफ। अब दो 3D वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है मुझे ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। कैलकुलेट हो सकता है, आई विल अवॉइड दैट। तो जब भी एंगल नहीं पता है अवॉइड करो, इस फॉर्मूले को यूज करना अवॉइड करो। यानी इस फॉर्मूले को तभी यूज करें जब मैग्नीट्यूड्स पता है और एंगल पता है। इफ द एंगल इज नॉट नोन आई विल नॉट यूज दिस मेथड। व्हाट विल आई डू देन? लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिकली। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। आप थोड़ी अकल लगाते हैं, वेक्टर a और वेक्टर b की तो वैल्यू पता ही है मुझे, तो मैं डायरेक्टली क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दूं? यानी इन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। यानी वेक्टर a को मैं लिख दूं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये वेक्टर a हो गया, डॉट वेक्टर b bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, एक एक उठाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे आप सबको याद होगा तो डायरेक्ट एडिशन भी कर देते थे, ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ बातों की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल 3 यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, हमको पता है। ये तीनों वेक्टर्स होते हैं, बस इनका अमाउंट 1 होता है, राइट? वी ऑल नो कि ये परपेंडिकुलर है तीनों, इधर आई कैप, इधर जे कैप, और ये बाहर की तरफ के कैप। के कैप मतलब बाहर की तरफ। सो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू चाहिए, आई कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, तो वेक्टर। तो अगर मुझे आई कैप डॉट आई कैप कैलकुलेट करना है सपोज, तो ए डॉट बी वाला फॉर्मूला, मॉड ए यानी ए और बी बराबर है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए भी आई कैप, वेक्टर बी भी आई कैप, और दोनों आई कैप तो दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग।
अगर दोनों आई कैप हैं तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0। अब आप देखिए cos 0 इज 1। अच्छा, आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो मॉड आई कैप यूनिट वेक्टर का अमाउंट 1 होता है, तो दोनों मॉड आई कैप क्या हो गए? 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप 1 आएगा। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप 1, ये तीनों की वैल्यू 1 होगी। राइट, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आई कैप डॉट जे कैप चाहिए, तो आई कैप और जे कैप आपस में परपेंडिकुलर है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अभी सीखा 0, तो आई कैप डॉट जे कैप, बिकॉज एंगल 90 है, कॉस 90 का टर्म आएगा 0। जे कैप डॉट के कैप, जे और के ये भी परपेंडिकुलर है, के बाहर की तरफ है, देखिए ऐसे, तो जे वाई एक्सिस में, के बाहर की तरफ, तो जे और के आपस में सब परपेंडिकुलर है, तो जे डॉट के भी क्या हुआ? 0। के डॉट आई क्या हुआ? 0, यानी सारे 0। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, रेस्ट ऑल 0। राइट, सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज 1, रेस्ट ऑल 0 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे ए डॉट बी चाहिए, तो मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ये 2 वेक्टर्स हैं, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं वही करना है। बस क्या करना है, यहां से जैसे करते हैं, एक टर्म उठाया, इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, दूसरा टर्म उठाया, तीनों से मल्टीप्लाई किया, तीसरा उठाया, तीनों से मल्टीप्लाई किया। सिंपल आंसर मेरे सामने होगा। सो लेट्स डू इट। यहां से पहला टर्म उठाएं, इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करें। नाउ ax और bx नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और क्या होगा? आई कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होंगे, ये वेक्टर है, और आई कैप और आई कैप जब मल्टीप्लाई होंगे तो बीच में क्या है? डॉट, यानी ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, आई कैप डॉट आई कैप। तो ax इंटू बी एक्स नंबर्स हो गए, और आई कैप मल्टीप्लाई होगा यूजिंग डॉट, विच आई नो कितना होगा? आई डॉट आई 1 प्लस, अब इस ये पहला टर्म सेकेंड टर्म से, अब जब ये पहला टर्म सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax इंटू बी वाई, और कौन मल्टीप्लाई होगा? आई कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर, तो मैंने बोला ये 3 1, बाकी सारे 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, रेस्ट ऑल 0। तो आई कैप डॉट जे कैप 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 पता है हमको, प्लस। अब देखिए कितना इजीली होगा, ये टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन आएगा? आई कैप डॉट के कैप, विच विल बी 0। अब इसका सेकंड टर्म उठाइए, सेकंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो जे डॉट आई आएगा, वो भी 0। सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? ए वाई बी वाई और जे डॉट जे। नाउ जे डॉट जे वी ऑल नो इट इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर प्लस सेकेंड टर्म इसके थर्ड टर्म से, तो ए वाई इंटू बी जेड जे डॉट के, अब जे डॉट के भी 0 प्लस थर्ड टर्म उठाइए, थर्ड टर्म पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे के डॉट आई 0, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से के डॉट जे आएगा 0। देखिए कितने सारे 0 हैं, बहुत इजी है। थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? ए जेड इंटू बी जेड के डॉट के, दिस इज 1। आ गया फाइनल आंसर, और बहुत छोटा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो अब मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यू लिख के दिखाता हूं कि वैल्यू आई कितनी।
यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स बी एक्स सी, ये तो 1 हो गया, तो कितनी वैल्यू आई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस थर्ड टर्म ए जेड बी जेड, जो बचा वो मैंने लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू आ गई ए डॉट बी की, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, और जो आंसर आया उसको याद कर सकते हैं। मतलब मुझे बार बार ये सब बड़ा काम नहीं करना है। कितने सारे टर्म जीरो हैं देखिए, तो दिमाग लगाते हैं ना, आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी आंसर में क्या आ रहा है, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा टर्म क्या है, ए वाई इंटू बी वाई, दोनों के वाई वाले, वाई कंपोनेंट जो था जे कैप वाला, जे कैप वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ए जेड इंटू बी जेड, के कैप वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन। यानी मुझे सिर्फ आंसर में क्या बचेगा, आई डॉट आई वाला टर्म बचेगा, देखिए जे डॉट जे वाला टर्म बचेगा और के डॉट के वाला टर्म बचेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से इजीली याद कर सकता हूं कि जब भी ए डॉट बी की वैल्यू लिखनी होगी, आई डॉट आई वाला टर्म प्लस जे डॉट जे वाला टर्म प्लस के डॉट के वाला टर्म, वही टर्म्स बचेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत जल्दी सेकंड्स में लिखी जा सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर मान लेते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये दो वेक्टर हैं, मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है। अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस हैं कि आप डॉट प्रोडक्ट को कहां कहां यूज कर सकते हैं और किस किस काम के लिए इसको यूज किया जाता है। तो लेट्स सी, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मैं फिर से पूरा काम शुरू नहीं करूंगा। अगर मुझे फिर से वो पूरा काम शुरू करना है तो पहले जो किया है वो क्यों किया, तो एक बार हमने टाइम लगाया है, उसका जो रिजल्ट आया, लेट्स यूज दैट रिजल्ट। क्या करेंगे, आई डॉट आई वाला टर्म, देखिए यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, आई डॉट आई वाला टर्म 2 इंटू 1, जे डॉट जे, जे के पहले टर्म कौन सा है, -3, इधर क्या है 2, तो प्लस -3 इंटू 2, राइट, प्लस 4 इंटू -3, के डॉट के वाला टर्म कितना आएगा, 2 -6 -12, सो -12 -6 -18 प्लस 2 -16 यूनिट, जो भी यूनिट आनी होगी वो आ जाएगी। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। और देख लीजिए फाइनल आंसर एक नंबर है, -16 एक नंबर है, स्केलर है। ये आपको इवेंचुअली डॉट प्रोडक्ट से एक वैल्यू मिलती है, एक स्केलर मिलता है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अगर मुझे एंगल नहीं पता है, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। एंगल पता है, अमाउंट पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एंड क्या याद रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, बाकी सारे जीरो होते हैं, राइट। अब कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें डॉट प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कभी कभी काम आ सकती हैं। जैसे A dot B is always equal to B dot A. A dot B is always equal to B dot A. आप सोचिए, अगर मैं A dot B की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो यू विल से भाई इट इज मॉड A मॉड B cos थीटा।
अगर मैं बी डॉट ए की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। आप सोच के देखिए, ये सारे नंबर्स हैं, तो चाहे ए बी कॉस थीटा चाहे बी ए कॉस थीटा, दोनों नंबर बराबर नहीं आएंगे भाई। ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तीनों नंबर्स है ना, तो ये तीनों नंबर में पहले कौन सा बाद में कौन सा, क्या फर्क पड़ता? a इंटू बी इंटू कॉस थीटा या b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो a डॉट बी और b डॉट ए हमेशा बराबर होते हैं। ये एक पहली बात जो आप याद रखें, मतलब i डॉट जे अगर जीरो है तो j डॉट आई भी जीरो है, दोनों बराबर है। सेकेंड इज a डॉट ए, यानी अगर दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, दो सेम वेक्टर है मतलब a डॉट ए, तो दोनों सेम वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें, ये बहुत बार यूज होगा तो याद कर लें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन a और b तो बराबर है, तो मॉड ए कॉस थीटा, तो दोनों वेक्टर्स a और a के बीच में एंगल, अगर दोनों a हैं तो दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में हुए, एंगल जीरो, राइट? सेम लाइन के अलॉन्ग हुए, दोनों a हैं, तो एंगल जीरो कॉस जीरो वन। तो मॉड a इंटू मॉड a क्या हुआ? मॉड a स्क्वायर। तो कभी भी a डॉट a अगर निकालना है, याद कर लें मॉड a स्क्वायर, यानी जब भी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन अपने साथ करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज द आंसर। यानी अगर आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो मॉड आई कैप का स्क्वायर। तो ऐसे हम थोड़ी वैल्यूज को जल्दी लिख लेंगे अगर वो सेम वेक्टर्स हैं तो। थर्ड एक प्रॉपर्टी है, अब सोचिए अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऑपरेटर है। अब समझिए अगर मुझे a डॉट बी प्लस सी इसकी वैल्यू निकालनी है, आई कैन राइट दिस एज, जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते थे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं 2 इंटू 3 प्लस 6, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 भाई, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। यही काम वेक्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन उस ऑपरेटर के साथ। यानी यही काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं विद द ऑपरेटर दैट इज यूज देयर। तो a डॉट, ऑपरेटर क्या है? डॉट। तो a डॉट बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई होगा दोनों से, a b से भी मल्टीप्लाई होगा c से भी, लेकिन यूजिंग डॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट बी प्लस a डॉट सी। आई कैन समटाइम्स वी कैन यूज दैट, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में यूज हो जाए, तो ये बात हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और बेसिकली इस लेक्चर का मोटिव था टू टीच यू पीपल कि हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू कैसे निकालनी है। और मैक्सिमम केसेस में वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होता है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं। अगले लेक्चर में आई विल टीच यू अबाउट द एप्लीकेशंस कि डॉट प्रोडक्ट से क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि एंगल निकाला जा सकता है दो वेक्टर्स में, राइट? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जब तक नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन समझ में नहीं आएंगे अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना ही नहीं आता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद द एप्लीकेशंस। Thank you so much thank you for watching.